हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण से सबसे पहला अध्याय हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे और वर्ण विचार के बारे में हम विस्तृत रूप से भी समझेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा पहला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक है। और वर्ण को हम ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। अगर ऑप्शन में ध्वनि हो, वर्ण ना हो, तो ध्वनि भी राइट आंसर होगा, है ना। मौखिक भाषा में हम वर्ण को ध्वनि कहते हैं और लिखित भाषा में हम वर्ण कहते हैं। और दोस्तों, ध्वनि के बारे में एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, ध्वनि को आंग्ल भाषा में, ठीक है ना, ध्वनि को आंग्ल भाषा में फोनिम कहते हैं, फोनिम, ठीक है। और फोनिम को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? स्वनिम। संस्कृत भाषा में स्वनिम कहते हैं, ठीक है। ये सब वर्ण के ही नाम हैं, वर्ण, ध्वनि, फोनिम और स्वनिम, ठीक है। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगर ऑप्शन में वर्ण नहीं है तो ध्वनि राइट होगा, और ध्वनि को आंग्ल भाषा में फोनिम कहते हैं। अगर वर्ण और ध्वनि दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है तो फोनिम हमारा राइट आंसर होगा। अगर फोनिम भी ऑप्शन में नहीं है तो स्वनिम हमारा राइट आंसर होगा। ये सब भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? 52, 50, 40 या फिर 46? तो दोस्तों, हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। हिंदी में मूलतः 46 वर्ण होते हैं। और 46 वर्ण कौन कौन से होते हैं? जिसमें हमारे 11 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, 35 व्यंजन, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हो गए हमारे 46 वर्ण, यानी 46 वर्ण। और दोस्तों, अगर आपसे देवनागरी लिपि में पूछा जाए, ठीक है ना, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर अक्षर? दोस्तों, हिंदी भाषा में जो ध्वनियां स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं या लिखी जाती हैं वो है स्वर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, स्वर। दोस्तों, स्वर होता क्या है? स्वर बिना रुकावट मुंह से निकलने वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं, ठीक है। इनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है 36, 44, 48 या फिर 53? तो दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 44, ठीक है। संयुक्त वर्ण को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या जो है वो 44 होती है, जिसमें मूल स्वर वर्ण होते हैं हमारे 11, मूल व्यंजन होते हैं 33 और 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। दो होते हैं हमारे आयोगवाह व्यंजन। तो टोटल हो गई है 44, यानी 44। स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण लघु और गुरु रूप में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। दोस्तों, मैंने अभी स्वर के बारे में बताया था। स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना रुकावट मुंह से निकलने वाली ध्वनि को ही हम स्वर कहते हैं, ठीक है ना। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये बिना विघ्न और बाधा के बोले जाते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा।
जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। ए, ई, छोटा ए या फिर बड़ा ए। दोस्तों, स्वरों को जो जीभ के आधार पर स्वरों के 3 भेद बताए गए हैं, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहले हैं अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। दोस्तों, अग्र स्वर वे स्वर होते हैं जब जिन स्वरों को बोलने में जीभ के आगे का भाग उपयोग में लाया जाता है, यानी जीभ के आगे के भाग से उत्पन्न होने वाले स्वरों को हम अग्र स्वर कहते हैं। और मध्य स्वर उनको बोलते हैं जीभ के मध्य भाग से उत्पन्न होने वाले स्वरों को मध्य स्वर बोलते हैं। पश्च स्वर जो होते हैं वो होते हैं जीभ के पीछे वाले भाग से उत्पन्न होने वाले स्वर। अब इसमें हमारा क्वेश्चन है अग्र स्वर नहीं है, तो दोस्तों अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर होते हैं छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए और ऋषि। ठीक है, ये कौन से हैं हमारे? ये अग्र स्वर हैं। तो हमारा ई, ए और बड़ा ए ये हमारे अग्र स्वर हैं, लेकिन ए हमारा अग्र स्वर नहीं है, ए हमारा मध्य स्वर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा ए। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? दोस्तों, हिंदी में स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 3 प्रकार। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा मूल स्वर। मूल स्वर को हम ह्रास स्वर भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। तीसरा है हमारा प्लूत स्वर। अब मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो इनकी संख्या 4 होती है। ए, छोटी ऊ, छोटा ऊ और ऋषि, ये हमारे मूल स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। दोस्तों, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर। और छोटा ए भी है ना, छोटा ए। और दोस्तों, ये चारों कौन से स्वर होते हैं? छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये दीर्घ स्वर तो कहलाते हैं, साथ ही संयुक्त स्वर भी बोलते हैं इनको, संयुक्त स्वर। और ए, ई, ऊ को बोलते हैं दीर्घ स्वर। इन सभी को दीर्घ स्वर बोलते हैं, लेकिन इन चारों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अब हमारा प्लूत स्वर क्या होता है? दोस्तों, प्लूत का मतलब होता है जैसे ध्वनि को निकालते समय जब दो मात्राओं से ज्यादा का समय लगता हो। देखो, ए, ई, ऊ, री, इनमें जो है 1 मात्रा लगती है और इन सब में 2 मात्रा लगती हैं। जब 2 मात्रा से ज्यादा का समय लगता हो उसको हम प्लूत स्वर बोलते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ओम, तो हम क्या करते हैं? ओम, ओम, ये जो लंबा खिंचता है इसको बोलते हैं हम प्लूत स्वर। ये ई जो है ना, ये प्लूत स्वर का ही रूप होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ए अंगूर और एने खाली क्या है? स्वर है, व्यंजन है, आयोगवाह है या फिर संयुक्ताक्षर है? तो दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ए अंगूर और एने खाली आयोगवाह कहलाते हैं या फिर आयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, जिसमें ए अंगूर क्या होता है दोस्तों?
ए अंगूर को हम अनुस्वर बोलते हैं, जबकि एने खाली को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं मूल स्वर, प्लूत स्वर, संयुक्त स्वर या फिर अयोगवाह। दोस्तों अयोगवाह तो अभी पीछे क्वेश्चन में बता दिया, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है, 2 मात्रा से का समय लगता है। लेकिन जिन के उच्चारण में 2 मात्रा से ज्यादा का समय लगता है वे कहलाते हैं हमारे प्लूत स्वर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, प्लूत स्वर। दोस्तों आपको हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। भले ही आप कोचिंग कहीं से भी ले रहे हो, अगर आप उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उसके बारे में सभी टॉपिक के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लूत स्वर कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ए, उ, ए या फिर एने खाली। दोस्तों ये तीनों तो हमारे स्वर हैं, ठीक है ना, लेकिन एने खाली क्या है? हमारा व्यंजन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एने खाली। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? 2, 3, 5, 7। दोस्तों अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था उच्चारण के प्रयोग के आधार पर, यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वरों के भेद किए गए हैं वो 3 भेद किए गए हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बी, सॉरी 3। वे 3 भेद कौन कौन से हैं? अग्र स्वर, दूसरा है हमारा मध्य स्वर, तीसरा है हमारा पश्च स्वर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं? स्वर, शब्द, व्यंजन या फिर संयुक्ताक्षर। दोस्तों बिना स्वरों के कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता, ध्यान रखना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन। तो देखो यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं की जा सकती। दोस्तों स्वर तो वैसे ही है कि इसकी सहायता के बिना कोई भी स्वर, कोई भी वर्ण, कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता। तो स्वर तो हमारा ऑप्शन कट जाता है। और शब्द बनते हैं व्यंजनों के मेल से, ठीक है ना। व्यंजन क्या होते हैं? कै, खे, चे, टे, ये होते हैं हमारे सभी व्यंजन। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? टोटल 33 हमारे व्यंजन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है? श, छ, ल, है। दोस्तों स हमारा जो होता है वो ऊष्म व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा स, श षटकोण और है, ये तीनों ये चारों जो हैं हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जबकि ल क्या कहलाता है? हमारा ल कहलाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में और कौन कौन से स्वर वर्ण आते हैं? य, र, व, ठीक है ना। य, र, ल, व हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जबकि है क्या है? हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। संघर्षी व्यंजन। जबकि छ क्या है? हमारा छ छाता हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, छ हमारा स्पर्श व्यंजन है। दोस्तों स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है? तो टोटल संख्या जो स्पर्श व्यंजनों की होती है वो है 25। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक, कंठे, ताल्य या फिर मूर्धन्य। दोस्तों ये अंतिम पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं? देखो ये होता है, ये सभी एर्ण खाली के रूप में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो होता है अनुनासिक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुनासिक। अंतस्थ व्यंजन है स है दोस्तों, मैंने अभी इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में बताया है। स है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जबकि छह क्षत्रिय, त्रय त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और इसके बाद आता है एक और होता है हमारा श्रेय। ये क्या है दोस्तों? ये सब संयुक्ताक्षर होते हैं, या इनको संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारे दोस्तों? एने खाली, ए अंगूर, एने खाली या ए पे चांद की बिंदी, ये हमारे आयोगवाह कहलाते हैं। और ये रे हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और इसका जो है अर्धस्वर भी नाम है, ठीक है ना, अर्धस्वर, इनको अर्धस्वर भी बोलते हैं। यह रे ले को हम अर्धस्वर भी बोलते हैं। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी है, राइट आंसर होगा। यह रे ले अंतस्थ व्यंजन है। से, श और है व्यंजन है उत्क्षिप्त, ऊष्म, स्पर्शी, संयुक्त। दोस्तों संयुक्त व्यंजन के बारे में मैंने भी बताया था पीछे, है ना। छह क्षत्रिय, त्रय त्रिशूल, श्रव और ज्ञ ज्ञानी, ये हमारे संयुक्ताक्षर होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बताई थी, हमारे 25 हैं, ठीक है ना। कै, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ये सब जो है हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उस व्यंजन होते हैं से, श, है, ये हमारे उस व्यंजन कहलाते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, उस व्यंजन। से और है हमारे उस व्यंजन है। जबकि उत्क्षिप्त व्यंजन को हम गौण व्यंजन भी कहते हैं। गौण व्यंजन ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये होते हैं ड़ और ये वाला ड़, ठीक है, इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन है से है दोस्तों, ये उस व्यंजन है। ये रे ले, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, इनको हम संयुक्ताक्षर बोलते हैं। जबकि उत्क्षिप्त व्यंजन मैंने भी बताया, ड़ और ड़ को हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में या फिर जफर में। तो दोस्तों उत्क्षिप्त ध्वनि का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है पढ़ाई में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, पढ़ाई में। ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जय प्लस एने खाली, ये दोस्तों हलंत होता है। जो होता है ना, जय वर्ण के किसी की भी वर्ण के नीचे ऐसा कोई लाइन दिखे तो उसको हलंत बोलते हैं। इसका मतलब होता है ये जो वर्ण है ये बिना ध्वनि के है। अभी ये हमारा आधा जय है, ठीक है, आधा जय बोलते हैं इसको हम। दोस्तों कोई भी संयुक्त वर्ण जब बनता है तो ध्यान रखना वो जो है एक आधे वर्ण से एक पूरे वर्ण से बनता है, ठीक है। यहाँ हमारे दोनों जो हैं ये पूरे वर्ण है, तो हमारा ये ऑप्शन हमारा कट जाता है और हमारा ये वाला ऑप्शन भी कट जाता है, क्योंकि यहाँ हमारा जय पूरा वर्ण है, ठीक है ना। और यहाँ आधा और जय दोनों है, तो हमारा ये ऑप्शन दोनों कट जाता है। और जय और ध से कोई भी संयुक्त वर्ण नहीं बनता है, तो हमारा ये भी कट जाता है। जय प्लस एने खाली, इनके प्रयोग से ज्ञ ज्ञानी बनता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, आधा जय प्लस एने खाली, इसके प्रयोग से ज्ञ ज्ञानी वर्ण बनता है। छह क्षत्रिय, त्रय त्रिशूल और ज्ञ ज्ञानी की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। नहीं दोस्तों, ये व्यंजन अर्थस्वर माने गए हैं दोस्तों। नहीं, अर्थस्वर व्यंजन जो है मैंने आपको बताया है, ये रे ले वे, इनको हम अर्थस्वर व्यंजन बोलते हैं या फिर अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है दोस्तों। नहीं, स्वतंत्र व्यंजन जो होते हैं या स्वतंत्र जो होते हैं वो स्वर होते हैं।
तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है, ये भी कट जाता है। लेकिन ये सब क्या है दोस्तों, ये सब संयुक्त व्यंजन है। इनका जो ये जो उत्पन्न हुए हैं, ये वर्ण जो उत्पन्न हुए हैं, ये दो वर्णों के योग से बने हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है 28, 30, 33 या फिर 35। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में जो व्यंजन वर्ण है वो 33 वर्ण होते हैं। अब इनमें 33 व्यंजनों में या 33 वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? इनमें आते हैं सबसे पहले 25 जो आते हैं वो आते हैं स्पर्श व्यंजन, प्लस 4 आते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये रह ले वे, प्लस 4 आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, तीनों से और है हल। कंठे ध्वनियां व्यंजन कौन सी है? ज, छ, ज, झ, ट, ठ, ड़, ड़, क, ख, ग, घ, प, फ, ब, भ, म। दोस्तों च, छ, ज, झ ये कौन सी ध्वनियां होती हैं? ये होती हैं तालव्य ध्वनि। इनका जो उपयोग होता है वो तालव्य से होता है। इनका जो उच्चारण होता है हम अपने तालव्य से करते हैं। जबकि ट, ठ, ड, ड़ ये कौन, इनका उच्चारण हम किनकी सहायता से करते हैं? इनका उच्चारण हम मूर्धन्य की सहायता से करते हैं। ठीक है ना, ये मूर्धन्य वर्ण बोले जाते हैं। और प, फ, ब, भ, म इनका उच्चारण हम काकल्य की ध्वनि की सहायता से करते हैं, काकल्य की। और इनका उच्चारण हम करते हैं कंठे की ध्वनि से, या फिर कंठस्थ भी इनको कंठस्थ वर्ण भी बोलते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क, ख, ग, घ जो है कंठे ध्वनियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, श सलजम ध्वनि का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या फिर ओष्ठ्य। दोस्तों मूर्धन्य जो बोली जाती है वो कौन कौन सी ध्वनियां हैं जो मूर्धन्य स्थान से बोली जाती हैं? वो है हमारा ट, ठ, ड और ड़, ये हमारा मूर्धन्य है। जबकि हमारा दंत्य कौन सा है? त, थ, द, ध और न। और हमारा ओष्ठ है प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण हम ओष्ठ की सहायता से करते हैं। जबकि श का उच्चारण हम तालव्य की सहायता से करते हैं। तालव्य में और कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ। इसके अलावा य, श और ल। ठीक है, य और ल का भी जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, तालव्य। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है? दोस्तों मैंने भी बताया है अभी आपको, इन सभी ध्वनियों के बारे में बताया है। ठीक है ना, च, छ, ज, झ जो ध्वनियां हैं वो हैं तालव्य ध्वनियां। और ट, थ, ड, ढ जो है हमारी मूर्धन्य ध्वनियां। और त, थ, द, ध हमारी है दंतीय ध्वनियां, जिन्हें हम दांत की सहायता से बोलते हैं। और प, फ, ब, भ, म दोस्तों ये कौन सी ध्वनियां हैं? यह है हमारी ओष्ठक ध्वनियां या ओष्ठ ध्वनियां। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ट, ठ, ड, ड़ ये हमारी मूर्धन्य ध्वनियां हैं। इनके अलावा दोस्तों स, षटकोण और र, न ये भी हमारी मूर्धन्य ध्वनियां ही कहलाती हैं। त, थ, द, ध, स आदि का उच्चारण स्थान है तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य या फिर दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब है दंतीय ध्वनियां, जिनका उच्चारण हम दांत की सहायता से करते हैं। मैंने आपको बताया था वो कौन कौन सी ध्वनियां हैं? त, थ, द, ध। ठीक है, ये हमारी दंतोष्ठीय ध्वनियां हैं।
ओ सॉरी, दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ का मतलब होता है दंतीय, दंतीय प्लस ओष्ठ, इन दोनों की जो सहायता से बोले जाएं वे ध्वनियां हमारी दंतोष्ठ ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, दंतीय ध्वनियां वे होती हैं जिनकी सहायता, जिनका जो हम उच्चारण करते हैं वो दांतों की सहायता से करते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दंतीय। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन या फिर कंठ्य व्यंजन। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ओष्ठ्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ल, ब, घ, ख। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ब। क्योंकि दोस्तों ब वर्ण कौन सा वर्ण है, इसका उच्चारण हम किसकी सहायता से करते हैं? इसका उच्चारण हम ओष्ठ की सहायता से करते हैं। ठीक है, किसकी? ओष्ठ की सहायता से करते हैं। तो हमारा अगर एक होठ काट दिया जाएगा तो हमें इसके उच्चारण, ब के उच्चारण में कठिनाई होगी। ब या फिर कह सकते हैं ब के अलावा भी और भी वर्ण है, जैसे प, फ, भ, म, है ना। इनके सभी के उच्चारण में हमको कठिनाई महसूस होगी अगर हमारा नीचे का होठ काट दिया जाए। हमारा अगला प्रश्न है, वह व्यंजन का उच्चारण स्थान है दंतीय, ओष्ठीय, मूर्धन्य, दंत्योष्ठ। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा, दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ जो है, दंत्योष्ठ की सहायता से हम किस वर्ण का उच्चारण करते हैं? एक तो हमारा व है और दूसरा फ। अगर ऑप्शन में व की जगह फ दिया होगा तो फ भी राइट आंसर होगा। ठीक है, दंत्योष्ठ इसका मतलब होता है निचले होठ और ऊपर के दांतों से बोले जाने वाली जो ध्वनियां होती है। ठीक है, दंत का मतलब दांत, ओष्ठ का मतलब होठ। ठीक है, यहाँ दांत और होठ दोनों का प्रयोग कर कर इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, व और फ। वत्स्य व्यंजन कौन सा है? सॉरी, न, त, स, है। दोस्तों ये दोनों तो उस व्यंजन है हमारे। ठीक है, और तय कौन सा व्यंजन है? तय है हमारा दंतीय व्यंजन। और हमारा न भी दंतीय व्यंजन होता है, लेकिन न का एक रूप और होता है। ठीक है, न का एक रूप और होता है जिसको हम वत्सर्य भी बोलते हैं और दंत मूल व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, वो है हमारा न वर्ण। न के अलावा दोस्तों स, ज, र, ल। ठीक है, ये भी हमारे वत्स्य व्यंजन कहलाते हैं, या फिर इनको वत्सर्य भी बोलते हैं या दंत मूल भी कहते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, न। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर सहित र का प्रयोग हुआ है ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में या फिर शत्रु में। दोस्तों स्वर रहित का मतलब है बिना स्वर के, बिना स्वर के र का प्रयोग कहाँ हुआ है? मैंने कहा अगर पूरा र है तो इसके अंदर हमारा स्वर मिला हुआ है। पूरा कोई भी वर्ण लिखा हुआ है तो उसके अंदर हमारा स्वर मिला हुआ है, वो स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। क्योंकि कोई भी वर्ण का हम उपयोग जो है बिना ध्वनि के नहीं कर सकते, हम उसका उच्चारण बिना ध्वनि के नहीं कर सकते। अगर उसका उच्चारण बिना ध्वनि के किया जा रहा है तो वो फिर हमारा आधा रूप ले लेगा, यहाँ हलंत आ जाएगा। और पुनर्निर्माण यहाँ जो है ये आधा र है। ठीक है, कैसा है? आधा र। तो यहाँ पुनर्निर्माण में स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, यानी बिना स्वर के र का प्रयोग हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पुनर्निर्माण में। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? ए, आ, कै, गे, य, थ, फैब है। दोस्तों अल्पप्राण क्या होता है? दोस्तों देखो ध्यान से सुनना, जिन वर्णों के उच्चारण में कम ऊर्जा लगे उसको हम अल्पप्राण वर्ण बोलते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा ऊर्जा लगे उसको हम महाप्राण बोलते हैं। तो किसी भी व्यंजन की जो लाइन होती है, जैसे क, ख, ग, घ, ये 5-5
की जो लाइनें हैं, 5-5 वर्ण की जो लाइनें हैं, इनको टुकड़ों में बांटा गया है। ठीक है, तो किसी भी जो वर्ण की जो पहली लाइन पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है ना, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता है। और जबकि दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। अल्पप्राण, महाप्राण। अब देखो कैसे, मैं बता रहा हूं। क, ख, ग, घ, एने खाली, ये 5 वर्णों का एक समूह है। ये हमारी जो है एक लाइन होती है, इसको हम कंठस्थ से उच्चारण करते हैं इस लाइन का। ठीक है, फिर आता है तालव्य, च, छ, ज, झ, निंजे, आने खाली या। फिर है ट, थ, ड, ड़, न। इसके बाद है त, थ, द, ध, न। फिर है हमारा प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इन लाइनों में देखो जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है वो अल्पप्राण है। सभी लाइनों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण वर्ण कहलाता है। और दूसरा और चौथा, ठीक है, ये दूसरा है, ये चौथा है, ये सारे वर्ण यानी दूसरे और चौथे, सभी लाइनों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या कहलाएंगे? ये महाप्राण कहलाएंगे। तो हमसे अल्पप्राण पूछा है, अल्पप्राण कौन से वर्ण है? तो देखो क, ग, क, ग हमारा कहाँ है? पहला और तीसरा वर्ण है, तो हमारा यही क्या होगा? अल्पप्राण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क, ग। और यद है, यद है दोस्तों, यद का तो कोई इसमें कोई जिक्र है ही नहीं। और ध हमारा महाप्राण होता है। ठीक है, ध क्या होता है? हमारा महाप्राण होता है। जबकि हमारा य, अगर खाली य पूछे तो ये हमारा अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण में पहले, तीसरे, पांचवे के अलावा अंतस्थ व्यंजन आते हैं, य, र, ल, व। इनको क्या बोलते हैं? इनको भी हम अल्पप्राण बोलते हैं। और किसी भी व्यंजन की लाइन के दूसरे और चौथे वर्ण को हम महाप्राण बोलते हैं। इसके अलावा तीनों से, ये हमारे महाप्राण कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ध सघोष महाप्राण दंतीय है, ब सघोष ओष्ठ्य महाप्राण है, च अघोष तालव्य अल्पप्राण है, ख कंठेय महाप्राण अघोष है। दोस्तों गलत की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, हमसे गलत ऑप्शन पूछा है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बी सघोष और ओष्ठ्य महाप्राण है। जबकि बी क्या है दोस्तों? ब ओष्ठ तो जरूर है, ठीक है ना, ओष्ठ तो सही है, लेकिन ब क्या है? हमारा तीसरा वर्ण है। और तीसरे वर्ण को क्या बोलते हैं हम? तीसरे वर्ण को बोलते हैं हम अल्पप्राण, ना कि महाप्राण बोलते हैं। ठीक है भाई, ये दोनों बातें तो सही लिखी हैं व के बारे में, व सघोष भी है, ओष्ठ्य भी है, लेकिन महाप्राण नहीं है, ये अल्पप्राण है। तो हमारा यही ऑप्शन गलत है, लेकिन पर्सन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा कि बी सघोष ओष्ठ्य महाप्राण है। यह बात गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं घोष ध्वनियां, महाप्राण ध्वनियां, अघोष ध्वनियां, अल्पप्राण ध्वनियां। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अघोष ध्वनियां। ठीक है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना हो वे कहलाती हैं अघोष ध्वनियां। दोस्तों अघोष कौन सी ध्वनियां होती है? देखो, जिनके उच्चारण में कोई कंपन ना हो या फिर कोई गूंज, कोई नाद ना हो, वे अघोष ध्वनियां कहलाती हैं। लेकिन जिनके उच्चारण में नाद या गूंज या कंपन महसूस हो, वे कौन सी ध्वनियां कहलाती हैं? वे सघोष ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रसन्नता में युग्मक ध्वनि है। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है? क, घ,
झ य। दोस्तों मैंने अभी बताया था किसी भी वर्ण की पहली लाइन, किसी भी व्यंजन की पहली लाइन का जो होगा पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता है। जबकि दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? यह महाप्राण कहलाता है। ठीक है। और कै जो है किसी भी लाइन की क्या पहली ही लाइन का पहला ही वर्ण है। ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा, कै। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पर या फिर किसी भी कंपटीशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।